हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जिस तरीके से ट्रंप बार बार थ्रेटन कर रहे हैं यूरोपियन नेशंस को, नेटो के जो मेंबर्स हैं उनको, कि मैं ग्रीनलैंड हथिया लूंगा। एंड इवन सुबह के वीडियो में मैंने बात भी की थी कि ट्रंप इस बात पे भी एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मैं नेटो को छोड़ सकता हूं, और तब क्या होगा जब सही में यूनाइटेड स्टेट्स नेटो को छोड़ दे। आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप नेटो को छोड़ेंगे। मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा एट द एंड, बट मैं चाहता हूं इस टाइम पे ही आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरा, क्या सिर्फ इससे यूरोप को ही घाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स को कोई घाटा नहीं है? इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और अगर मान लीजिए आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नेटो को छोड़ते हैं, जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड को अपना एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो क्या यूरोप अपने आप को डिफेंड कर पाएगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स नेटो में नहीं है? वन बाय वन सब जानेंगे, जिससे कि आप क्लैरिफाई कर पाएं और सरल भाषा में समझ पाएं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। एंड जो भी आपके ओपिनियन हो, जो भी आपके कमेंट हो, प्लीज आप बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो ग्रीनलैंड पे बात हो रही थी और अब जिस तरीके से फोर्सेस तैनात की जा रही हैं और एक कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, बेसिक डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच है ग्रीनलैंड को लेके, वो बाकी नेटो मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशंस की सोच नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी टेबल पे सब कुछ रखा हुआ है और मैं नेटो को भी छोड़ सकता हूं। लेकिन कैसा होगा नेटो अमेरिका के बिना, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या यह पहली बार है? नहीं, 2018 के अंदर भी जब ये नेटो ऑफिशियल से बात कर रहे थे तो इन्होंने ये बात करी कि अगर हम छोड़ दें, क्या आप अपने बिल्स पे कर पाएंगे? तो इनका कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नेटो ऑफिशियल्स ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। और 2024 के अंदर भी कि यूएस तभी आपका मेंबर रहेगा जब आप अपने बिल्स पे कर पाएं। और इसीलिए आप देखिएगा, पहले जहां बाकी नेटो मेंबर्स 2 to 3% ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे थे, वहां पे यूएस ये कहता है कि आप नेटो की जिम्मेदारी लीजिए। एंड देन इन्होंने डिसाइड किया है कि 2035 तक हर एक नेशन 5% तक की डिफेंस स्पेंडिंग यहां पे करेगा। और इसीलिए इसी प्रेशर के दौरान वो ग्रीनलैंड पे ये कहते हैं कि अब नेटो को लीड करना जरूरी है अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका का या यूएसए का हिस्सा बनाना है तो। बट उससे पहले समझते हैं नेटो है क्या और नेटो पिक्चर में आया क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नेटो आज हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप सभी को पता है कि ये 32 देशों का एक समूह है जहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं और एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट करती हैं। और स्पेशली आर्टिकल 5 जो बार बार यही कहता है, मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूं, सॉरी फॉर दैट, बट अगर इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नया व्यूअर है तो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आर्टिकल 5 ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी अगर किसी भी नेटो के मेंबर पे कोई अटैक होता है देन ये माना जाएगा कि सारे मेंबर्स पे अटैक हुआ है। और इसीलिए इसका मकसद यह था कि अगर कोई भी एग्रेशन हो रहा है किसी भी नेशन के ऊपर जो कि नेटो का मेंबर है, तो एक शील्ड क्रिएट की जा सके, या फिर लोगों को डर लगे अगर वो एग्रेशन दिखा रहे हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट और वॉर छेड़ने की सोच रखते हैं तो। अब नेटो को क्रिएट क्यों किया गया? हालांकि इसको 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्रिएट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप कमजोर था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज आपस में कंपीट कर रही थी इन्फ्लुएंस। और इसी के बाद तो हमें कोल्ड वॉर एरा देखने को मिलता है जहां पे दो बड़ी पावर्स थी, एक तरफ यूएसए एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर। एंड यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए का सबसे बड़ा अलाइज था यूरोपियन नेशंस। इसीलिए, और दूसरा, बहुत सारी कंट्रीज में मिलिट्री कू देखने को मिल रहे थे, जो इलेक्शंस थे वो इन्फ्लुएंस किए जा रहे थे बड़ी पावर्स के द्वारा। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हमें एक साथ आना होगा अगर हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें काफी सारे रीजंस आते हैं। एक, जिस तरीके से सोवियत यूनियन, आज तो हम रशिया कहते हैं, जो सबसे पावरफुल स्टेट है अगर सोवियत यूनियन का, जब से 1991 से डिसइंटीग्रेशन हुआ है, बट उस टाइम पे सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस था वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, यूरोप में हमें दोबारा से डेंजरस नेशनलिज्म ना देखने को मिले। अगर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देखना है तो वो है नाजी जर्मनी, जो हिटलर के अंडर था, और उसी की वजह से कहा जाता है कि आपको वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिलती है। हालांकि काफी सारे रीजंस और हैं जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट ऐसा डेंजरस नेशनलिज्म ना हो कि आप इतना प्राउड फील करने लगे, इतना एग्रेशन हो जाए कि आप अपने ही नेशन को हार्म करें और आसपास के रीजन को भी आप डिस्ट्रॉय करें। तीसरा, अमेरिका को इन्वॉल्व करना यूरोप की सिक्योरिटी के अंदर, जिससे कि अगेन सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है या जो आप कंपीट कर रहे हैं सोवियत यूनियन से, वो आप कंपीट कर पाएं। एंड देन यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ काम कराना हर एक क्षेत्र में, जिससे कि कॉपरेशन हमें देखने को मिले। तो 1949 में बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ये एक ट्रीटी साइन करती हैं जिसे कहते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी। बट अगर यूएसए छोड़ दे नेटो को तो क्या होगा यूरोपियन नेशंस का, और क्या होगा बाकी मेंबर्स का भी? तो कहा जाता है कि अगर यूएस
जो अभी नेटो के साथ में है और यूरोपियन नेशंस को वैसी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है तो उनको $1 ट्रिलियन पैसा लगेगा। $1 ट्रिलियन। क्योंकि आपको सोल्जर्स भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे, सोल्जर्स भी आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड व्हाट नॉट, डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, सब कुछ आपको खरीदना पड़ेगा। उसमें आपको $1 ट्रिलियन लगेगा। एंड देन जो कोल्ड वॉर के टाइम पे आप 3% से ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग करते थे, आप उसी राह पे चल पड़ोगे। और करंटली यूएस का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 65% अगर आप नेटो के अंदर बात करते हैं। इसीलिए यूरोपियन नेशन को हमेशा डर लगा रहता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग हो, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, या नेविगेशन सिस्टम हो, इंटेलिजेंस सिस्टम हो, हर जगह यूएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू नेटो। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि इन्हें सिर्फ अपनी कमांड को बनाने में, यूनिफाई करने में, ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाने में 2-3 साल लगेंगे, और 2030 पे अगर ये इतना पैसा खर्च करते हैं तब आप कह सकते हो कि ये 3 लाख नए ट्रूप्स ला पाएंगे, जिससे कि आज जो यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूएस जो बैक कर रहा है, उसको रिप्लेस कर पाए। लेकिन तब तक क्या, 2030 से 2025 के बीच में जो ये 5 साल का एरिया, ये डेंजर जोन है, और उस टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट होगा यूरोपियन नेशंस के लिए, दैट इज रशिया। इसीलिए यूएसए को भी ये पता है कि हम कितने पावरफुल हैं, राइट। बट दिक्कत क्या है यूरोपियन नेशन के साथ में? ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास में $1 ट्रिलियन पैसा है। पहली चीज तो टाइम। क्या आप हैंड टू हैंड सारी चीजें कर पाएंगे? आज अगर आप चाहें तो क्या आप एकदम से ट्रूप्स को स्टेशन कर सकते हो? एकदम से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लोगे? एकदम से एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल जेट, डिफेंस सिस्टम क्या बना पाओगे? पहला बॉटलनेक वही है। दूसरा यह है कि अगर आपका पैसा यहां पे, आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, क्या आप सारा पैसा डिफेंस में लगा दोगे? आपको बाकी सेक्टर्स का ध्यान नहीं देना, राइट। जो चीज आज रशिया यूक्रेन वॉर में हो रही है, जिस तरीके से रशिया अपना जितना भी उसका जीडीपी है उसका 40% वो डिफेंस स्पेंडिंग में लगा रहा है, तो आपको तो पता कितना लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरा, आपकी अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है, जैसे वो नेवी वाले सेक्टर, नेवल सेक्टर में हो या एरोस्पेस सेक्टर में हो, वो दूसरा इशू आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा कहा जाता है इनको 10 साल भी लग सकते हैं अगर हर एक सेक्टर में जो गैप डेवलप होंगे, अगर यूएसए छोड़ता है नेटो को, तो वो भी सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड इसके साथ साथ यूरोप के पास में टैंक्स हैं, प्लेन्स हैं, बट उनके पास में आईज और ईयर्स नहीं है, यानी सेंसर्स नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है। अगर आप स्पेस में बात करेंगे तो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आप खो सकते हो, या जो सैटेलाइट अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन है वो, उसका नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप एटमॉस्फेयर के और अपर लेवल में जाओगे तो आपको डीप सेंसिंग एंड कमांड या फिर जो अर्ली वार्निंग आपको सिस्टम दिए जाते हैं वहां पे आपको नुकसान होगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में आपको नुकसान होगा, हैवी ट्रांसपोर्टेशन में आपको नुकसान होगा, जो लॉजिस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा नुकसान होगा जो रशिया के पास में आज न्यूक्लियर वेपन है, मोर देन 5000 वॉरहेड्स, जहां पे आज यूएसए आपको सपोर्ट करता है क्योंकि उनके पास भी अराउंड 5000 है, लेकिन यूरोप के पास में सिर्फ 515 वॉरहेड्स हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। तो यह सबसे बड़ा खतरा है जो आज आपको बचाता है रशिया से, वो ये चीज है। क्योंकि एक बार अगर न्यूक्लियर इंबैलेंस हुआ, आपके पास 515 और रशिया के पास में 5000 है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। जब किसी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो एक बार अटैक करने से पहले आप बहुत कुछ सोचते हो। जैसा फॉर एग्जांपल वेनेजुला के अंदर अगर उनके पास में न्यूक्लियर वेपन होते, या फिर उनके पास में अच्छी डिफेंस फोर्सेस होती, या अच्छे से मिलिट्री स्टेशन होती, या पावरफुल मिलिट्री होती, तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यूरोप को नुकसान हो रहा है? नहीं। 31 परमानेंट बेसेस हैं यूरोप के अंदर नेटो के तहत, वो सारे के सारे खो देगा अमेरिका। फॉर एग्जांपल लेकनहीथ जो कि यूके के अंदर है, रैमस्टीन जो कि जर्मनी के अंदर है, एवियानो जो कि इटली के अंदर है, एंड साथ साथ जो आज ये मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं इन बेसिस की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं खो जाती है। एंड देन जो इंटेल शेयरिंग अक्रॉस यूरेशियन रीजन होती है, जैसे यूरोपियन या एशियन रीजन हो, उससे भी हाथ खो देगा अमेरिका। और सिर्फ यहां तक की बात नहीं है, अगर आप डिफेंस परचेज के पर्पज से देखेंगे तो 2017 से 2021 में $11 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए गए थे। अब वो यूएस की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स है वो $117.9 बिलियन पहुंच चुका है इन 2024, ड्रिवन बाय यूरोपियन डिमांड, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास में वो डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है। तो क्या यूएस ये मार्केट खोना चाहेगा? तो ऐसा नहीं है क्या सिर्फ यूरोप को नुकसान होगा या यूएस को नुकसान होगा। हां, ज्यादा नुकसान यूरोप को होगा, बट इवन यूएस विल ऑल्सो लूज लॉट ऑफ थिंग्स। बट क्या ट्रंप लीगली नेटो को छोड़ भी सकते हैं? तो 2024 में यूएस ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। अब
ये लॉ ये चीज कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट अकेले नेटो को नहीं छोड़ सकते, अकेले। लेकिन अगर इन्हें अप्रूवल मिल जाता है सीनेट का या कांग्रेस से परमिशन मिल जाती है, अब सीनेट से अप्रूवल लेने के लिए इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो अगर यह केस होता है तो आप फिर नेटो को छोड़ सकते हो। लेकिन ट्रंप अकेले डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रंप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो कोशिश कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं, कि हां, ट्रंप के पास में एक शॉर्टकट जरूर है। क्योंकि उनके पास में जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रेसिडेंट की पावर होती है और उसके तहत वो कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस को इग्नोर करता हूं, मैं साफ साफ जो मेरी प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी है उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं नेशनल सिक्योरिटी का लॉजिक देके मैं नेटो को छोड़ सकता हूं। और ट्रंप बार बार ये कहते हुए आए हैं कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन लीगल एक्सपर्ट्स भी ये बिलीव करते हैं कि ये रीजन देने के बाद में वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो नेटो को छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो जो कमांडर इन चीफ की पावर्स है उसका इस्तेमाल कर सके। और एक और एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा पहले भी किया है, हालांकि नेटो जितने बड़े लेवल पे नहीं किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे उन्होंने एक डिफेंस ट्रीटी की थी ताइवान के साथ में 1978 के अंदर, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन 2024 का जो लॉ है वो ये डिफिकल्ट जरूर बना देता है, इजी नहीं होगा। उसके बाद में बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं और स्पेशली आपको लीगल लेवल पे प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में ट्रंप के केसेस को काफी सपोर्ट किया है, बट ये और दिक्कत हो जाएगी अगर कांग्रेस ने इनको रोकने की कोशिश की तो। और अगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स अभी काम कर रहे हैं विद इन द नेटो, अगर उनका पैसा नहीं मिला, अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है, उनका पैसा खराब हो जाता है, उनका पैसा बेफुजूल हो जाता है, उनके पैसे से रिटर्न नहीं आता, तो वो भी ट्रंप को सू कर सकते हैं एंड दैट विल बी एन अनदर लीगल प्रॉब्लम फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बट बात यहां पे ये है कि अगर यूएस का सिर्फ एक आइडिया कि मैं नेटो को छोड़ता हूं, वो जो ट्रस्ट है या वो एक साथ जो ये बैठते हैं, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, वो सब कुछ सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही सजेशन देना कि यूएस नेटो को लीव कर रहा है, ये ऑलरेडी डैमेज कर चुका है नेटो को और कहीं ना कहीं फ्रैक्चर के बीच बो सका है। अब आप जो ओपिनियन की बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो को छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक पा सकते हैं। आपको फ्री मेंटरशिप सेशन मिलेंगे जनवरी 17 2026 को, 2 सेशन में 9:30 और 2:30। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अन अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज जो कि 1999 में अवेलेबल है, ये ओनली टेस्ट सीरीज है जो आपको जरूरत पड़ेगी। 2500 से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट हैं। ये हमारे टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए, ना कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस भी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।